गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं आपको राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2022 के सेट के क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताने जा रहा हूँ। उसके ऑफिशियल की को बताने जा रहा हूँ, जो संस्था इसकी परीक्षा कराती है उन्होंने इन उत्तरों को सही माना है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। चाहे वो जिस राज्य का हो बच्चों, आपको वो आंसर एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले भी मैंने कई वीडियोस डाले हुए हैं, आप कृपया प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। और दूसरी बात ये बच्चों की, चाहे देखिए ये जो स्कीम है, आपकी स्कॉलरशिप स्कीम है NMMS जो है, ये राष्ट्रीय स्तर की स्कीम है। इसका सिलेबस जो है पूरे इंडिया का एक ही होता है। उसमें आपके देखिए मैट के क्वेश्चंस रहेंगे और सेट के क्वेश्चंस रहेंगे, दोनों बराबर ही रहते हैं और सब जगह वही पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेट, ठीक है, पैटर्न सबका सही है, वही रहता है। बस आपका स्टेट के कुछ क्वेश्चंस जो हैं सोशल साइंस में यानी कि सामाजिक अध्ययन वाले, उसमें एक दो क्वेश्चंस उसमें एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो चाहे जिस स्टेट का हो, बच्चों ज़रूर उसको सुनिए और उससे आपको आने वाले प्रश्न, हो सकता है संभावित प्रश्न आपको मिल जाए। तो ये मैं आपको उत्तर प्रदेश राज्य का बताने जा रहा हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का कोड है 31 है और ये 22 ईयर का, मैं इसी वर्ष जो परीक्षा हुई थी उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। अभी बच्चों आप लोग वेट कीजिएगा, मैं इसके बाद मैथ और इसके रीजनिंग जो प्रश्न है मेंटल एबिलिटी के भी एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें देखिए जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बनेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, वो भी मैं साथ में बताते जाऊँगा, तो आप इसको अपने कॉपी में वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। सबसे देखिए पहला जो क्वेश्चन आया था, और एक और चीज़ बताऊंगा, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, तो इसलिए बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इससे लाभ ले सकते हैं हिंदी के साथ साथ। हेरोडोटस कौन था? तो देखिए साफ साफ है, इसमें इतिहासकार आंसर है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा वो एक भूगोल वेत्ता भी था, मतलब वो हिस्टोरियन भी था, साथ में एक जियोग्राफर भी था। ठीक है। तो आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में दोनों ही ऑप्शन दे दे, तो यहाँ हिस्टोरियन दे दे, यहाँ जियोग्राफर दे दे, यहाँ बोल दे बोथ 1 and 2, यहाँ पे नन ऑफ दिस कर दे, कुछ और नाम दे दे, फिलोसफर ही दे दे। तो आप इसको तैयार कर लीजिए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। इसमें एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताना चाहूँगा, आ सकता है कि हेरोडोटस ने कौन सी किताब लिखी थी? तो उसने हिस्टोरिका किताब लिखी थी। हिस्टोरिका की मैं स्पेलिंग कर दे रहा हूँ, हिस्टोरिका। ठीक है। तो उसने ये वाली बुक लिखी थी बच्चों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन मैंने अलग से बता दिए कि क्या और आ सकते थे। और 127 है, अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया था? अशोक रूल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। अब इसको बच्चों ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुक में, जैसे आप देखें कई बच्चे, देखिए जो रूल है इसका वो मैं बताने जा रहा हूँ, एक्चुअल में रूल है क्या। आंसर तो आपने देख लिया, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 3rd सेंचुरी BC। ठीक है। तो इसमें करना क्या था, देखिए जो अशोक ने रूल किया था बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 269 से लेकर 232 तक। अब ये देखिए आप सोचेंगे अरे ये तो उल्टा क्रम चल रहा है, हम तो ऐसे पढ़ते हैं, मतलब यहाँ से एज बढ़ता है, लेकिन ये बिफोर क्राइस्ट की बात है, ये आफ्टर डेथ आएंगे तब यहाँ से आपका जो है अवरोही क्रम, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेट्स चलेंगे, और यहाँ पे देखिए उल्टा चलेगा क्योंकि बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ 100 आएंगे, फिर यहाँ 200 आएगा, 200 से यहाँ 300 आएगा। तो ये जो है इसी रेंज के अंदर पड़ रहा है, दो ये वाला। ठीक है। तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, इसकी जो भी डेट है, ये आ जाएगा 2री शताब्दी ईसा पूर्व, और ये आ जाएगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 3rd सेंचुरी इसके अंदर आएगा। आप इस डेट को नहीं देखेंगे तो 200 दिखा रहा है। ठीक है। इसको आप आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है। इसके पीछे ये एक्सप्लेनेशन था बच्चों। ठीक है। तो मैंने देखिए इसमें एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया, आ सकता है कि अशोक ने किस शताब्दी में, मतलब कब से, शताब्दी नहीं पूछ लेगा कितने से कितने तक रूल किया था। तो ये आप इसको याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अशोक का टॉपिक बच्चों। 128 है, देखिए वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी? है तो देखिए ये देखिए सामाजिक विज्ञान आ गया, उत्तर प्रदेश का लोकल। ऐसे ही आपके स्टेट का कोई लोकल प्रश्न पूछ लेगा जो भी उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, तो आप उसको उस हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। ऐसे वाराणसी महाजनपद की राजधानी जो है वो काशी थी, और ये कन्वेंशनल है, आप में भी आ सकता है क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है। लेटेस्ट वैसा वाला नहीं है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। भारत में व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम अधोलिखित में से कौन आए थे? सबसे पहले देखिए पुर्तगाली आए थे। कौन आया था भाई? वास्को डिगामा आया था। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। और वो भी कब आया था? 1498 में आया था बच्चों। ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन मैं इसमें बताने जा रहा हूँ जो कि आपको नेक्स्ट ईयर आ सकता है। एक क्रम दे देंगे कि कौन सबसे पहले आया था। देखिए सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, 1 नंबर इसको लिख लीजिए।
इसके बाद आए थे देखिए डच, आप इसको दूसरा नंबर डाल लीजिए, ठीक है, मैंने यहाँ देखिए डाला हुआ है। इसके बाद आए थे तीसरे नंबर पर ब्रिटिश, इसके बाद आए थे फ्रांसीसी, ठीक है। तो इस तरफ से आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप बना सकते हैं कि पहले कौन आए, पहले पोर्चुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर फ्रेंच आए, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिएगा। एक और देखिए इसमें 2 क्वेश्चन अलग से तैयार हो गए आपके। 130 है, ब्रह्म समाज की स्थापना अधोलिखित में किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड ब्रह्म समाज? राजा राम मोहन राय। गुलाम वंश का अधोलिखित में संस्थापक कौन था? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? अब देखिए ये किसका स्लेव था, मतलब स्लेव का मतलब गुलाम ये किसका था, कौन इसको खरीदा था? तो ये मोहम्मद गोरी ने इसको खरीदा था, ठीक है। तो इसी ने ही हमारे भारतवर्ष में स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की स्थापना की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अधोलिखित में से कहाँ स्थित है? द टॉम्ब ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो ये अजमेर में, अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। 133 दिल्ली से दौलताबाद राजधानी अधोलिखित में से किसने परिवर्तित की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग है ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अब ये देखिए जो दौलताबाद को ये कहाँ पे है? देवागिरी महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। इसने क्या कि दिल्ली से वहाँ महाराष्ट्र अपनी कैपिटल ले गया। और कब ले गया था? 1329 में बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए इसमें भी 2-3 क्वेश्चन मैंने बता दिए। और दूसरा ये कि इसको आ सकता है सवाल कि विचारों का आदमी, ठीक है, कि विचार मतलब सजेशंस हो गए, ठीक है, उसका आदमी कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। भारत छोड़ो आंदोलन अधोलिखित किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1942 1942 में हुआ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? कब हुआ था? 8 अगस्त को, याद रख के नोट कर लीजिए, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 135 आपको दिख रहा है। करो या मरो का नारा अधोलिखित में से किसने दिया था? ये देखिए महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? ये 8 अगस्त 1942 को दिया था। कहाँ दिया था? बॉम्बे में दिया था, ठीक है। तो इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अलग से नोट कर लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध देखिए 1526 में हुआ था। अब सवाल आ सकता है कि किसके बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए काबुल के जो तैमूरी शासक था बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट? आपको पता ही चल गया किसके बीच में हुआ था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और हु वॉन, कौन जीता इसमें? तो इसमें बाबर की जीत हुई थी। तो ये देखिए 2-3 क्वेश्चन इसमें तैयार हो गए आपके। 137 है, बौद्ध धर्म नई शाखा महायान का उद्भव अधोलिखित किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। द न्यू सीट ऑफ बुद्धिज्म महायान ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? कुषाणा पीरियड, ओके। 138 है, इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ आपको। GMT से क्या तात्पर्य है? ग्रीन विच मीन टाइम, ठीक है। तो ये कहाँ है, कहाँ स्थित है? आ जाए तो 0 डिग्री देशांतर। इन विच कॉन्टेस्ट ऑफ टाइम GMT मीन्स? देखिए ये है एक सोलर टाइम, सोलर मतलब सूर्य का समय है ये, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये कहाँ स्थित है? लंदन UK मतलब ब्रिटेन में ये स्थित है, ठीक है। और इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, लॉन्गिट्यूड और देशांतर दोनों सेम है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 139, चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी, ओके। 140, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है, रसिया है, ठीक है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादन वाला देश है? देखिए सबसे द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज चाइना है। चाइना के बाद इंडिया की बारी आती है बच्चों। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, कभी भी देखिए इसका उल्टा भी आता है, इसको भी याद कर लीजिए, फुल फॉर्म आ सकता है कि स्थापना कब हुई थी? ये 1961 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो स्विट्जरलैंड में हुई थी, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फाउंडेड इन 1961, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अब इसके लिए क्या करना था आपको सभी देशों के नाम याद रखने जो कि सार्क के सदस्य हैं। कुल देखिए 8 देश हैं, 8 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब उन 8 कंट्रीज़ का मैं आपको नाम बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले सार्क का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब इसकी स्थापना ये कैसा है? एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका स्थापना 1985 में हुई थी, 1985 में हुई थी। और देश कौन कौन से हैं नोट कर लीजिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। ये 8 देश थे। इसमें देखिए सिंगापुर शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3। निम्नलिखित देशों में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? अब देखिए सर्वाधिक उत्पादक जो एक्चुअल में है वो कजाकिस्तान है, लेकिन कजाकिस्तान ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर है इसका
कनाडा। इसके लिए आप लेटेस्ट अपडेट आपको देखने पड़ेंगे किस राज्य का, किस देश का चल रहा है। क्वेश्चन 145, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित निम्न में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? इसमें देखिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। अब इसमें देखिए अगर कोई उल्टा भी पूछ सकता है, एक और क्वेश्चन बता दो, सबसे छोटा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप है, स्मॉलेस्ट जो है आपका लक्षद्वीप है। ओके। 146, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों से संपर्क में आती है? तो ये देखिए 3 देशों से संपर्क में आती है। अब बच्चों इसको नोट कर लीजिए, हो सकता है अगले वाले इसमें आपको पूछ ले कि कौन सी देश की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं मिलती है। ठीक है, तो जो मिलती है आप नोट कर लीजिए, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ओके, तो इसका आंसर है 3। 147, कौन से वन खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं? तो मैंग्रोव वन। ठीक है, विच फॉरेस्ट कैन लिव इन सॉल्ट वाटर? मैंग्रोव वन मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये कहाँ पाए जाते हैं? देखिए पश्चिम बंगाल में है, आपको पता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है। 148, कौन से द्वीप समूह सुनामी जो 2004 में आई थी सबसे प्रभावित हुए थे? विच आइलैंड ग्रुप वॉज इफेक्टेड बाई सुनामी? ओके, तो ये थे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 149 है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाया जाता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर? काफ़ी ईजी था, 21%। 150 है, नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? हु इज़ द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? मेयर होता है। ओके। 151, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके। 152, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड एज 26 नवंबर। इसी दिन हमारा संविधान साइन हुआ था बच्चों। ठीक है, इसलिए 26 नवंबर याद रखिएगा। 153, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1950 में की गई थी। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप? 1950। किस वर्ष बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? 2007 में। इन विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट सेटअप? 2007। 155 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है? मतलब अनटचेबिलिटी का किस में मेंशन किया गया? तो आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में किया गया है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये लागू हुआ तो केम इनटू एक्ट आया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन। याद रखिए ये 26 जनवरी 1950 को है, लेकिन कब अडॉप्ट हुआ था, इसको कब अपनाया गया था? जब ये सवाल है तो ये इसका उत्तर ये होगा। देखिए इसमें भी आपके 2 उत्तर में 2 प्रश्न बताने जा रहे हैं। 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, और ये देखिए इस एक और है कि 26 ही जनवरी क्यों चुना गया? ठीक है भाई, दिसंबर चुन सकते थे, फरवरी चुन सकते थे। इसके पीछे ये कारण है कि जो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो आज़ादी की लड़ाई जंग लड़ रही थी, उसने आज़ादी की घोषणा 1929 को 26 जनवरी को ही की थी। इसलिए 26 जनवरी को ही इसको लागू किया गया था। ओके, तो देखिए 2-3 प्रश्न आपके इससे तैयार हो गए। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए पहले बच्चों राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। पहले ये फंडामेंटल राइट एक मौलिक अधिकार था, बाद में इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ओके। निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? विच वन इज नोन एज लोअर हाउस? तो ये देखिए लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, और जो बड़ी सदन होती है वो राज्यसभा होती है। ठीक है, वैसे ही आपकी विधानसभा, अगर राज्य की बात हो तो विधानसभा आपका लोअर हाउस होता है, निम्न सदन होता है। ओके। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है। और याद रखिएगा कई बार डबल का भी पूछ लेता है, तो डबल जो है अमेरिका राज्य अपने सिटीजन्स को, नागरिकों को देता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? भाई हमारी न्यायपालिका। जब भी हमारे ये देखिए हु इज़ द कस्टेडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? कोर्ट। कोई भी हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम कोर्ट में जाते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों ये मैथ्स शुरू हो रहा है। मैथ्स क्योंकि काफ़ी लंबा होगा, एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें कई वीडियोस में बनाऊंगा बच्चों। इस वाले में जो आपका मैंने अभी सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस का बताया, इसी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं फिर से उसको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।